रहे हैं चैनल 365 की एक स्पेशल ट्रांसमिशन जो प्रोग्राम खरा सच के तौर पे आपके सामने लाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, हर आदमी को तशवीश है, हर आदमी को फिक्र है कि हम कहाँ पे आके खड़े हो गए और आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त जो सोशल मीडिया पे धमका चौकड़ी मची हुई है, उसमें सिर्फ एक चीज़ सामने आ रही है खुलकर, और वो ये है कि सच्चाई का कत्ल हो रहा है। जो सच है वो लोगों के सामने नहीं आ रहा। तो चैनल 365 ने आज ख़ास तौर पे इस ट्रांसमिशन का एहतमाम किया कि जहाँ पे ना सिर्फ आपको सही खबर मिलेगी कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, दीगर जगहों पे क्या क्या हो रहा है, और फिर उनके ऊपर न्यूट्रल तज्जिया भी आपको मिल सके हमारे तज्जियाकारों का। हो सकता है पार्टी के लोग भी आएँ और वो अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दें, लेकिन वो बहरहाल आपको पता होगा कि किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। एक बात तय है कि 5 अक्टूबर है और आज यानी तहिया किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पहुंचने का, और मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पहुंच चुके हैं। अब ये बहस अलग है कि वो थोड़ी तादाद में है, बड़ी तादाद में है, लेकिन वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट थी, पुलिस की भी, FC की भी, और बाद में फ़ौज को भी बुला लिया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक के अंदर पहुँच गए हैं। ये खबर, इसमें कोई शक नहीं है और ये बिल्कुल सही है। जो तशवीशनाक बात है सारी बात में वो ये है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, वो वफाक के ख़िलाफ़ उसने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया, और ऐलान जंग इस तरह किया कि अपने पूरे सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए सूबे की गाड़ियाँ, सूबे की पुलिस, सूबे के वर्कर्स, सूबे के असला वगैरह लेकर, क्रेन्स लेकर वो वहाँ पे वफाक के ऊपर हमला आवर हो गया। और ये भी मुझे बताया गया है कि उसके अंदर कम से कम 250 के करीब अफ़गान शहरी हैं जिनका असल में ताल्लुक़ जो है वो TTP से है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। और हमने कुछ फुटेजेस ऐसी देखी हैं कि जिसमें उन लोगों के पास असला है, फायरिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं उसके ऊपर इसलिए डिटेल से बात नहीं कर रहा और इतने वसूख से मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास गलत फुटेज आ सकती है सोशल मीडिया के थ्रू, तो मेरे पास भी गलत फुटेज आ सकती है। तो जब तक मुझे तहकीक नहीं हो जाती, मैं उसका पूरी तरह तो नहीं आपको मैं दिखा सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर बरमला बता सकता हूँ कि ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई है कि जो अफ़गान हैं, और उनमें से कुछ लोगों को क्योंकि अरेस्ट भी किया गया और उनसे पता चला कि उनके साथ और लोग भी आए हुए हैं। एक और चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है यहाँ पे कि हुकूमत वक्त जो है वो इस 5 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ की इस कॉल को कंट्रोल करने में शदीद तरीके से नाकाम हो गई। आप देखें, इन्होंने इस थ्रेट को इतना सीरियस ही नहीं लिया। इनका ख्याल था कि इनकी हवा निकल गई है, उस गुब्बारे में फूंक नहीं है, और उन्होंने तहरीक इंसाफ को बड़के वगैरह तो बड़ी मारी हैं, उन्होंने वार्निंग्स वगैरह तो बड़ी दी, लेकिन एंड में इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो डी चौक के अंदर मौजूद हैं। मुझे बड़े सीनियर मेरे तजियाकारों ने ज्वाइन किया है, पर दोनों किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि तीनों एंकर्स भी हैं, तजियाकार भी हैं। उसके बाद मुझे और लोग भी मज़ीद ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर इकबाल साहब आपका शुक्रिया, मुनीब फारूक आपका शुक्रिया, अवैस मंगलवाला साहब आपका शुक्रिया, आप तीनों सबसे पहले हमारे पास आए। वेरी क्विकली मैं, अगर आप मुदस्सिर इजाज़त दें, तो मैं मुनीब साहब से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मुनीब साहब जो इस्लामाबाद बहुत आते जाते रहते हैं और उनकी बड़ी गहरी नज़र है इन सारी चीज़ों पे। तो मुनीब साहब, योर 2 सेंट्स फॉर द इवेंट सर। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। देखिए, इफेक्टिवली देखा जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त एक क्यास की सी सूरत हाल है, और ये दुरुस्त असेसमेंट है आपकी कि जिस चीज़ को अवर्ट करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो डी चौक पहुंच गए। यकीनी तौर पर ये तादाद कितनी ज़्यादा कितनी कम, ये दुरुस्त बात है, ये रेलेवेंट हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो वहां पहुंचे। और जिस तरीके से अली मीन गंडापुर साहब ने पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ा, वो पत्थरगढ़ पे मौजूद थे, फिर सुबह आज वहां से निकले। एक चीज जिसका फायदा अली मीन गंडापुर साहब को होता रहा है, वो उनको बहैसियत वज़ीर आला, एक आप उसे प्रोटोकॉल कहें या लिहाज कहें, वो उनको मिलता रहा है। दूसरी बात यह है कि जो एक मैं समझता हूं, पता नहीं रियासत के लिए तो शायद अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम ये एक बात ठीक है कि अगर इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते वक्त कोई अनफॉर्चुनेट वाकया नहीं हुआ, यानी जो रेजिस्टेंस शायद हमें शक था कि फौज की डिप्लॉयमेंट के बाद हो सकती है कि ज्यादा खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसमें किसी कीमती जान का ज़िया हो जाए या हालात बहुत ज्यादा तल्ख हुए, वैसा तो कुछ नहीं हुआ और अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। बहरहाल गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, वो भी जाहिर बात है कुछ सोच समझ के ही गए, और
बाद जिस तरह से रेंजर्स की एक बड़ी तादाद पुलिस वहां पर केपी हाउस में गई, अब जारी बात है वहां टी पार्टी के लिए तो वो गए नहीं है। गंडापुर साहब इफेक्टिवली ऑफिशियली गिरफ्तार नहीं है, लेकिन जुजवी गिरफ्तार है और जुजवी उनके साथ मामलात शायद अच्छे नौयत के नहीं हो रहे वहां पर। लेकिन कुछ ऐसा जरूर हत्थे लगा है पाकिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, जिसके बाद उनका जो कानूनी तौर पर केस है वो बड़ा कानूनी तौर पर जो उनका केस है वो मजबूत हो गया है कि शायद ऐसे हालात बन रहे हैं कि कुछ चीजों को जस्टिफाई किया जा सके। एक बात जो जाहिरी तौर पर नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकला भी है, अच्छे हालात बुरे हालात में नजर भी आया है, और इस्लामाबाद के अंदर एक धमा चौकड़ी मची है। जी मुदस्सिर साहब। मोशा साहब, इसमें दो चीज़ें मैं आपको मुख्तलिफ बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में हुकूमत में रही है और अब भी एक सूबे में मुसलसल 11-12 साल से हुकूमत में है। जहाँ तक वो वज़ीर आला के प्रोटोकॉल की अभी मुनीब बात करे तो वो बड़ा एक फ़ायदा रहता, वरना अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत थी, उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सके थे। वहाँ बड़ी शेलिंग हुई, उधर से वो वज़ीर आला थे, क्रेनें लेकर आए हुए थे। जब हुकूमत ने फैसला कर लेना है कि आपको नहीं आने देना तो फिर नहीं आने देना। अब मसला ये है कि इस मुल्क में नहीं तो फिर ये क्या बेवकूफियां के कभी सड़क खोद दो, कभी ये कर दो, वो कर दो, कभी पानी छोड़ दो यार। आई मीन ये भी कोई तुक नहीं है फिर। एग्जैक्टली मैं कि यहाँ इस मुल्क में 9 मई भी हुआ है। अब 9 मई में सियासी जमात कौन सी मुलव्वस है वो आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। अब वो मामलात हैं, अब फिर से एक 9 मई ना हो जाए। रियासत ये भी तो देखती है, हुकूमत की जिम्मेदारियों में ये भी है कि एक सियासी जमात कहती है जी डू और डाई है। जब वो डू और डाई करने के लिए मूड में आई है तो हुकूमत को वहाँ पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है ना जी, वो एक तो नहीं है कि चंद जत्थे जो आ जाएं उनको रोकना कोई मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इतनी मौजूद हैं, पुलिस तक रोक सकती है। आप पंजाब पुलिस को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, एक थानेदार जो है ना अगर वो डंडा उठा ले तो पूरा पिंड सीधा कर सकता है, अगर वो ही कर सकता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ है कि अगर दहशत मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए ना मुदस्सिर पहले। एग्जैक्टली आपके पास अगर मॉरल अथॉरिटी हो तो फिर आप डंडा भी चला लेते हैं। अगर मॉरल अथॉरिटी में कहीं आपको लग्जिश नजर आती है तो डंडा भी मुश्किल हो जाता है, आपको अपने OST बनना नजर आ रहा होता है। नहीं, लेकिन ये है कि हालात को भी आपने काबू रखना है। फेयर इनफ। मैं आता हूँ, मुझे असल में हमारी एक एक्स कॉलीग किरण नाज साहिबा ने ज्वाइन किया, समर टेलीविजन पे अपना शो करती हैं। किरण, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। आप अपना इस्लामाबाद बैठी हैं, वहाँ के हालात क्या हैं जी, हमें बताइएगा ज़रा प्लीज़। सर अभी जब मैं थोड़ी देर पहले क्योंकि मेरा अपना भी प्रोग्राम है, तो जब मैं ऑफिस पहुंची हूँ तो इधर ये चाइना चौक पर समा टीवी का ऑफिस है और इधर अच्छी खासी शेलिंग हुई हुई थी। तो मैं बड़ी खुरामो अपनी गाड़ी से जब बाहर निकली हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ शेलिंग हुई हुई है। और उसके बाद जो मेरी स्किन का हाल और जो मेरी आंखों का हाल हुआ था, तो आई वाज थिंकिंग कि जो जर्नलिस्ट या जो वो कारकुनान यहाँ पर किसी भी तरीके से पहुंच रहे हैं, और स्पेशली वो डेली वेजेस वाले, क्योंकि यहाँ पर सारे कारोबार तो बंद है। मैंने देखा बाहर वो जो रेडियां होती हैं मकई जिसके ऊपर होती है, पठान लेकर आए हुए थे, और वो बेचारे अपने चेहरे को कवर करते हुए किसी तरह से वो शेलिंग से बचते हुए वहां पर रोजगार के लिए खड़े हुए थे। कि जो लोग वहां आ रहे हैं किसी भी तरीके से आ रहे हैं, कंटेनर्स को धक्के देते हुए आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से उनको 10-5 करते करते उनका कोई कारोबार आज का काम हो ही जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मुबशिर साहब, मुझे फिर ये दुख भी हो रहा था और ये अफसोस भी हो रहा था कि जिन लोगों ने कॉल दी है कल से लेकर अब तक, और जो बहुत सारे कारकुनान दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो किसी भी तरीके से पहुंच रहे हैं, चाहे कंटेनर को धक्के देते हुए पहुंच रहे हैं या गलियों से निकल के आते हैं, फिर एक मॉब इकट्ठा होता है, फिर पुलिस की तरफ से कोई शेलिंग होती है, फिर उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर दोबारा जमा हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जो इनकी लीडरशिप है वो आती है सीधा और किसी ना किसी रास्ते से स्ट्रेट अवे आती है और केपी के हाउस के अंदर चली जाती है। जो बाकी लीडरशिप है वो कभी किसी प्रोग्राम में हमें नमूदार हुई दिखाई देती है, या फिर वो वीडियो मैसेजेस के जरिए अपने कारकुनान को मोबिलाइज कर रही है। लेकिन जो निकल रहा है या जो निकला हुआ है, आप उन्हें पीटीआई का कारकुन कहें, डाई हार्ड फैन कहें, वोटर सपोर्टर कहें, लेकिन वो है तो पाकिस्तानी। और उस पाकिस्तानी के साथ जो कुछ इस वक्त सड़कों पर हो रहा है, तो हुकूमत तो ऑब्वियसली जिम्मेदार है, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने कॉल दी है और जो खुद
फ्रंट फुट पर मौजूद नहीं है। उन कारकुनान को, उन पाकिस्तानियों को आपने भेड़ बकरियों की तरह छोड़ा हुआ है कि जो भी सड़क पर हो रहा है फिर पुलिस निपटे और ये निपटे, और वो अपना एक स्लोगन ले लें कि जी हमारा एहतजाज और हमारा जो धरना है वो कामयाब हो गया है। मुबश्शिर साहब, अगर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक चीज कल से सोच रही हूँ। दिलचस्प बात यह है कि कारकुनान को ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर जो आए वो किस लिए आए हैं। आप अगर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, स्पेशली इसमें बैरिस्टर सैफ साहब, वो वैसे तो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जयशंकर के हवाले से जो वो बातें कर रहे हैं वो तो एक अलग बात, लेकिन उसके साथ साथ वो आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम जो है वो वापस ले लेती है, उसे मौखर कर देती है, तो हम अपने एहतजाज को मौखर कर देंगे। और जिन कारकुनान को मोबिलाइज करके ये 4 और 5 तारीख के लिए लेकर आए थे, धरने देने के लिए लेकर आए थे, उनको तो ये मालूम है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए सारा धरना हो रहा है, सारा एहतजाज हो रहा है। तो कारकुनान को भी आपने अपने सही नहीं बताया हुआ है। ये जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी इस वक्त कंफ्यूज है और बस सड़कों पर निकले हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है इनको कि करना क्या है। और ये जो मोबिलाइज आपने कर लिए हैं अपने कारकुनान को, इनको समेटना कैसे, मुझे लग रहा है कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप को भी ये समझ नहीं आ रहा है। सर, मैं किरण 1 मिनट में आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि मेरे साथ शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया हुआ है और पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुएब साहब, 2 बातें तो बड़ी क्लियर हैं आज के, पीटीआई ने कॉल दी और पीटीआई डी चौक के अंदर पहुंच गई। अब वो 1 आदमी है, 100 आदमी है, 1 लाख आदमी है, कता नजर उसके, पीटीआई तमाम हुकूमती हसार तोड़कर वहां पे पहुंच गई और हुकूमत की बज़ाहिर हमें एक फेलियर जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट? आपकी मरकजी क़यादत जो भी फैसला करेगी, लेकिन कब तक आवाम को पता चलेगा कि वो फैसला क्या है? आज रात को पता चल जाएगा, कल पता चलेगा, कब तक? यानी देखिए, इस वक्त तो हमारा प्रोटेस्ट जारी है, ये तो इसमें अभी नहीं रोक रहा, और लेकिन इसको अगर रोकना है, ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब फैसला करेगा या हमारी पॉलिटिकल कमेटी बैठ कर फैसला करेगी। बट फॉर द टाइम बीइंग हमें कोई मैसेज, मैं खुद पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, हमारी कभी कोई मीटिंग नहीं हुई बाकायदा, ना ही हमें खान साहब को कोई हुक्म मिला है। बहरहाल अगर जो भी कोई हुक्मनामा आएगा हमारा, हमने एक प्रोटेस्ट जो करना था वो हम सक्सेसफुली कामयाब कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम तरफस्तायत के बावजूद। लेकिन अगर अगले हुक्म तक, अगले मैसेज तक ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और वो आज रात भी हो सकता है, वो आज रात के 12 बजे तक भी हो सकता है, अगला दिन भी हो सकता है, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि हमारी लीडरशिप पर क्या फैसला। अच्छा भाई, आपने बड़े मौसर तरीके से और ठोस तरीके से अपना मौक़िफ़ दिया। मुझे पता है आपने एक और शो में जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथी जो हैं जनाब मुदस्सिर इकबाल साहब, मुनीब फ़ारूक और उवैस मंगलवाला साहब, ये तीनों मेरे साथ ही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आते हैं। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है ऑन व्हाटएवर ट्रांसपायर्स टुडे इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शिफा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर ट्रांसमिशन। आप मुझे ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लायामल क्या हो सकता है, और क्या शंघाई इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो है वो पीसफुली हो जाएगी या पाकिस्तान में इसी किस्म के ड्रामे रहेंगे? ड्रामे तो ये चलते रहेंगे और ये चल रहे हैं, और उन्होंने भी आज अपना जो भी ऐलान किए हैं, सारे ऐलान अभी तक तो वैसे इस्लामाबाद की अगर मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस्लामाबाद में, अभी तो जब से अली अमीन गंडापुर का काफिला यहाँ पर पहुंचा और वो केपी हाउस गए, यहाँ पर यही एक शशोपंज का आलम है। कुछ लोग कह रहे हैं वो वापस चले गए, फिर खबरें आई कि उनको पेशावर वापस भेज दिया। तो वो तो खैर उन सारी बातों की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आ सकी। पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से भी हमने पूछा, उन सब ने ये बताया कि पेशावर वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, और अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अली अमीन की इस्लामाबाद में प्रेजेंस खटक रही होगी तो उसे एक बंदे को उठा के वो वापस ले जा सकते हैं। ले जाएं, बेशक ले जाएं, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो आजम सवाती फिर उसको लीड करेंगे। और बाकी इन्होंने ये भी ऐलान किए हुए हैं कि हमारे जो एहतजाज हैं वो जारी रहेंगे। अभी भी मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट्स पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं उनकी सामने आई हैं कि हमारे प्रोटेस्ट वो जारी रहेंगे। और एससीओ में अभी बड़े दिन हैं, वैसे 10 दिन रहते हैं। ये तो मैं हैरान हूँ कि 10 दिन पहले से कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो इस्लामाबाद में लग गया। चलें, इस्लामाबाद में लग गया तो सारे शहरों में पंजाब के लग गया, मियाँ वाली में भी लग गया, पेशावर में कौन सा एससीओ है? हमने तो देखे ही हमेशा मक्खी को मिसाइल से मार रहे हैं ना बेसिकली। ऐसा ही है। तो एसईओ हो जाएगी, ऑफ कोर्स एसईओ हो जाएगी। हम मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले सिरिल मेडा की अगर एक ट्वीट बताऊं, उन्होंने कहा मैं वंडर कर रहा था, आई वाज वंडरिंग एट डी चौक,
और वहां पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई वो वहां पर मौजूद थे, वहां पर फैमिलीज आई हुई थी, वहां पर बुजुर्ग आए हुए थे, वहां पर बच्चे आए हुए थे। अब ये जो अफगान की कहानी है, अफगान के साथ तो इनका कोई खास मोहब्बत जाग उठी है इस हुकूमत की, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक मेरा ख्याल है वाहिद शायद एक हमारा नेबर रह गया था कि जिसके साथ कोई थोड़ी बहुत भरम का रिश्ता था, वो भी अब बर्बादी की तरफ ले जाने की दरपे हैं। ना ईरान के साथ हमारी बन रही है, ना अफगानिस्तान के साथ हमारी हुकूमत की बन रही है। एक हमारा वजीर खारजा, मुझे आप बताएं आखिरी दफा कब अफगानिस्तान गया था? इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल, इन्होंने मतलब क्या इस मुल्क के साथ ये करना चाह रहे हैं, मुझे तो वैसे ये समझ नहीं आती। अफगान बाशिंदों का क्या साबित करना है, उनको स्टीरियोटाइप करना है कि वो दहशतगर्द हैं, हमारे पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। ठीक है, तो फिर दहशतगर्द है तो फिर दहशतगर्दी सही। आपने उन दहशतगर्दों को 30 साल अपने मुल्क में पाला, उनको पोसा, थोड़ा सब्र करें। लेकिन टीटीपी जो है वो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द जमात है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और उनको तमाम आलमी अदालतें जो हैं उन्होंने उनको दहशतगर्द कहा हुआ है। और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है उसने ऑफिशियली टीटीपी को एंगेज भी किया और उनको यहाँ पे सेटल भी किया। तो अगर उनको कोई दहशतगर्द कहता है तो वो गलत भी नहीं है, वो कोई फारफेच बात भी नहीं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अफगान को दहशतगर्द नहीं कह सकते ना हम, किसी नेशनलिटी को दहशतगर्द नहीं कह सकते। दहशतगर्दी का जब कोई मतलब नहीं होता तो उसकी नेशनलिटी भी नहीं होगी। मिस शिफा की भी इजाजत से अफगान के देखें, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पिछले साल में अफगान के हवाले से क्लियर किया कि जो अनडिक्लेयर्ड हैं, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई इजाज़तनामा नहीं है, वो वापस जाएंगे और लाखों की तादाद में वापस भिजवाए गए। और अगर जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी हुदूदों क़यूद रखी गई हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ें मौजूद हैं। अफगान से किसी को भी दुश्मनी नहीं है, खुदा न खास्ता। वो अफगान वो चाहे उधर रहते हैं चाहे वो इधर रहते हैं, लेकिन जो मतलब बाय लॉ रह रहे हैं मुल्क पे, तो कोई किसी को मसला होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने कोई किसी किस्म की कोशिश भी नहीं की है। हमने जो सही चीज भी की है उसको भी दुनिया ने गलत देखा है। खैर अब बात ये है, हमारे तो हर काफी काम जो है वो अपना दुनिया को बाद में पता चलता है कि हमने कितना गलत किया। इस पे तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मुनीब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। मुबशिर साहब, हमें बोलना बताना नहीं आता। हाँ, आई थिंक मुनीब वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस। अच्छा, एक तो मुबशिर साहब इसमें देखिए, एक चीज ये जरूर ज़हन में रखिए कि अभी जो एससीओ समिट है होना है, देखिए इट्स नॉट अबाउट द डे जिस दिन वो होना होता है। किसी भी मुल्क के अंदर किसी डिग्निटरी ने आना हो, हेड्स ऑफ स्टेट ने आना हो, किसी फॉरेन क्रिकेट टीम ने आना हो तो 2 महीने पहले आ जाते हैं। वो एक रिस्क असेसमेंट या बहुत जो होता है, और उन्होंने आना कहाँ है, उन्होंने आना इस्लामाबाद के अंदर है। वहां पर जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है ना, या हमारा प्रेसिडेंट जाते हैं, हमारे आर्मी चीफ जाते हैं, क्या किसी ऐसे मुल्क में जाएंगे, ऐसे दारुल हुकूमत में जहां इस तरह के हालात हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, जहां पर फेडरेटिंग एक यूनिट इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहा हो और कभी कह रहा हो हमने फलानी जगह जाना है, कभी हमने फलानी जगह एहतजाज करना है। तो ऐसा नहीं होता कि इट्स अबाउट द डे, द वेरी डे इट्स गोइंग टू टेक प्लेस। उससे बहुत पहले रिस्क असेसमेंट्स ली जाती हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी के लोग आते हैं, हजार चीजें हो रही होती है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही होती हैं। वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि वो उस दिन के बारे में नहीं होता। रह गई बात, देखिए सर मुझे अगर इजाजत दे तो मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूंगा। बिल्डिंग्स पर जो है वो हमले, एक मिनट मुनीब साहब की बात होने दें, फिर वैसे साहब के आते हैं। एक बात दूसरी ये है, देखिए अफगानिस्तान के साथ जब आप अपने ताल्लुक को एनालाइज करते हैं, वी हैव हैड अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद द अफगान। अगर अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुक को एनालाइज करना है, अगर हमने अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुक को एनालाइज करना है, तो वी शुड गो थ्रू द हिस्ट्री वेरी माइन्यूटली। और हमें ये देखना पड़ेगा कि आज से 30-40 साल पहले क्या था, आज ड्यूरिंग 90s क्या था, 2000 में क्या था, आज क्या है। आज यहाँ पर हमारी हालत ये है कि हमारे मुल्क के आज भी फेडरल कैबिनेट के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए मौजूद हैं जो जब नेटो फोर्सेस अमेरिका वहां से निकले तो उन्होंने कहा जी कि अफगान ने तो जो तोड़ दिए हैं शेकल्स ऑफ स्लेवरी और कमाल हो गया और बस उनकी तो फतह हो गई। आज ये है कि हम दोनों हाथों से पीट रहे हैं कि वो टीटीपी जिसको हमने यहां से खदेड़ा कि जी नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन करके पता नहीं कितने ऑफिसर्स जवान पाकिस्तानी शहीद करवा के आज वो उनको सेफली हार्बर कर रहे हैं, और वो क्रॉस बॉर्डर अटैक दोबारा यहां पर आकर इस वक्त आपका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वर्चुअली 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर हुकूमती रिट खत्म हुई हुई है। यही हुकूमतें थी जिनके वुज़रा भत्ते देते थे अफगानिस्तान ये टीटीपी के लोगों को। आपका क्या ख्याल है कि हम इन चीजों को इतना आसानी से ले लेना चाहिए या इतनी आइसोलेशन में देखना चाहिए? मेरे ख्याल में
एक चीज जो हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से आज की तारीख में बहुत सी फॉल्ट लाइंस डेवलप हो चुकी हैं। पहले हम कहते थे जी सिर्फ बलूचिस्तान या बलूचिस्तान के अंदर मसाइल हैं या वहां पर डेप्रिवेशन है, बहुत से मसाइल हैं। आज एक और मसला शुरू हो गया है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। सिर्फ ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत का कसूर है और सिर्फ ये भी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कसूर है, लेकिन ये अलाउ किसी को भी नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत को अंडर सीज करे, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो कोई और मजहबी जमात हो। जो पिछले दिनों यहां पर किया गया, हम सब मुहिब्बे वतन है, हम सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लेकिन अगर आप रियासत का कॉन्सेप्ट ही सिरे से खत्म करवा देंगे तो फिर मेरे आप पर कानून, हम तो कमजोर हो गए ना। ओवैस मंगलवाला बेचारे बहुत देर से बड़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ओवैस साहब सॉरी, बड़ा टाइम लग गया आप तक आते आते वापसी पे, बट डेवलपमेंट ऐसी हो रही थी। एक सेकंड सिर्फ 1 मिनट दे दे। जी आप ले लें 1 मिनट, अब मैं मेरा तो जस्ट 1 मिनट जी। एक बात जो है ना कि हमें डिग्निटरीज आनी है और पाकिस्तान में डिग्निटरीज आनी है, वो सारी चीज अपनी जगह है। जाहिर है हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की वो खबरें छपें जो शायद दुनिया में अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं। इतने अरसे बाद पाकिस्तान SCO कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहा है, यहाँ पर उसको होस्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर फलस्तीन के हक में एहतजाज हो रहा था और हमारे ही डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया हुआ था कि इमोशनल विजुअल्स, आई एम वेरी इमोशनल टू सी दीज पीपल प्रोटेस्टिंग फॉर पैलेस्टाइन। और वही पैलेस्टाइन के हक में जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ कुछ दिन पहले, तो साबिक सेनेटर मुश्ताक को अरेस्ट किया हुआ था उनकी अहलिया और उनके बच्चों के साथ। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। देखें प्रोटेस्ट जैसा न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहा था शिफा, अगर आप उसी तरह प्रोटेस्ट करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बड़ा वायलेंट था, उसको रहने दें। जी वैसे साहब आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बोलिए। सर नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। वो कराची के बारे में तो कहा जाता है यहाँ तक देर तक ही पहुँचते हैं, इतना नहीं है, इतना नहीं कहा जाता। आप अपना आपको जल्दी पहुंच जाए कोयटा की बात तो आप लोग बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए देर से लिया करें, फिक्र ना करें। हाँ ये बात भी सही, बिल्कुल सर मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। आप देखें बात जो है ना वो हमारी इस्लामाबाद से शुरू होकर अफगानिस्तान और SCO तो बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं। मुनीब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि देखें हमारी ओवर द इयर्स, जी वर्ल्ड वाइज हो गया है ये। मुनीब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी फॉल्ट लाइंस बड़ी डेवलप हो गई हैं ओवर द इयर्स। वो हो नहीं गई हैं, वो की गई हैं। आई थिंक दैट वुड बी द राइट वर्ड कि हमने किस तरीके से अफगानिस्तान को एंगेज किया है, हमने कितनी मरतबा अफगानिस्तान के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि जिससे हमारा फायदा हुआ है और अफगानिस्तान के साथ जो है वो गलत हुआ है। तो बेसिकली हम खुद फॉल्ट लाइंस डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की बात करते हैं तो लाल मस्जिद वाला वाकया इस्लामाबाद में ही हुआ था, आज भी लाल मस्जिद मौजूद है, आज भी उसमें वो साहब मौजूद हैं। तो वो फॉल्ट लाइन वहां पर क्या कर रही है, क्यों नहीं उठाई जा रही वो फॉल्ट लाइन, क्यों नहीं उसको ठीक किया जा रहा? एक छोटी सी एग्जांपल है, हम बात करते हैं जी PTI की टाइमिंग की कि जी टाइमिंग ऐसी है कि SCO कॉन्फ्रेंस होनी है वगैरह वगैरह। ये बात बिल्कुल ठीक है। 1997 के बाद पाकिस्तान इतने अरसे के बाद एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है और ऐसे टाइम पर एहतजाज होना जाहिर है मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाता है। PTI के हवाले से ये बात भी हम जानते हैं कि जब जज्बात की बात आती है तो PTI थोड़ी सी जज्बातियत दिखाती है और वो जज्बात हमें नजर आते हैं, गंडापुर साहब की सूरत में भी नजर आते हैं, वो जज्बात हमें जो है वो जनरली भी उनकी गुफ्तगू में अक्सर नजर आते हैं। तो ये जज्बात को कंट्रोल करना होगा, लेकिन मसला ये है कि जज्बात के कंट्रोल का काम हुकूमत का भी होता है। हुकूमत किस तरह इंगेज कर रही है? हुकूमत को पता था कि जी SCO कॉन्फ्रेंस होनी है, हुकूमत को पता था कि यहाँ पर एहतजाज होना है, तो हुकूमत का काम ये होता है कि वो इंगेज करे उन पार्टीज को जिन्होंने एहतजाज करना है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत सही तरीके से इंगेज नहीं कर पाई। PTI तो जज्बाती बातें करेगी, वो तो कहेगी जी भारतीय वजीर खारजा को बुला के हम तकरीर करवा लेंगे, अजीब जज्बाती बातें वो करते हैं। लेकिन चलो शायद उन्होंने नवाज शरीफ साहब से सीखा हो, ये नवाज शरीफ साहब ने भी भारत से मदद मांगी थी, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बयान दिया था एक मरतबा कि जी वो मोदी जो है वो उन्हीं के दौर में आए थे ना, बगैर वीजा के पाकिस्तान के अंदर आए भी थे और बातचीत भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि
जी जी जी। और वो मोदी साहब भी तो शादी वादी पर आए थे ना, किसी तोहफे वगैरह दिए थे, और पाकिस्तान ने वायलेट किया था पीस एग्रीमेंट 1999 वाला, ये भी नवाज शरीफ साहब का बयान है। तो बहरहाल ये जज्बातियत जो है वो अपोजिशन की तरफ से हमेशा होती है, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि वो रिस्ट्रेंट डेवलप करे। वो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? वो हुकूमत क्या कर रही है मुदस्सिर इकबाल? सर आप बताएं हमें। ये तो हुकूमत बताएगी ना कि क्या कर रही है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा। आप अपनी हुकूमत से कह के इंटरनेट तो खुलवा दें। ये तो हुकूमत का काम है जी कि हम देखें। आपने इब्तिदा में कि हम तो साफ। मैं अभी बता रहा था मुनीब को कि मैं जॉर्डन गया हुआ था, शिफा मैं अभी जॉर्डन गया हुआ था। कट्टर पुलिस स्टेट है, इस्लामिक कंट्री है, तमाम मुसलमान है वहां पे, शायद थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी हैं। वहां इंटरनेट पे कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो जो साइट्स हम यहाँ पे सोच नहीं सकते ना, वो भी खुल रही थी, बड़ी तेजी से खुल रही थी वहां पे। मैंने कहा यार एक तो इंटरनेट की स्पीड देखो, ऊपर से कोई साइड ब्लॉक नहीं है यार, कितनी जन्नत में ही है लोग। सर ये तो हुकूमत का सर, हमने तो फाइबर वॉल लगाई हुई है, फाइबर वॉल। ये हुकूमत का काम है कि आप कह रहे हैं, अभी वैस साहब ने बड़ी बात की, हुकूमत का काम इंगेज करना है, हुकूमत का काम अपोजिशन के साथ इंगेज करना है, लेकिन एक जो एहतजाज करने आ रहे हैं वो भी हुकूमती जिम्मेदार हैं। वो एक पाकिस्तान की विफाक की अकाई के एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वजीर आला हैं, वो खुद हुकूमत में शामिल है। हुकूमत इस चीज़ का थोड़ी नाम है कि जो पार्लियामान वजीर आजम शहबाज शरीफ है, वजीर दिफा है, वजीर दाखिला है, वजीर खारजा है, इस हुकूमत का ये थोड़ी नाम। चारों के चारों सूबे हैं, विफाक है, उसमें सब लोग शामिल हैं। और जज्बातियत जो आज से नहीं है, ये जज्बातियत आज से 10 साल पहले भी आपको सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर शलवारें लटकाती हुई नजर आ रही है। ये जज्बातियत को पहली बार नहीं है, पीटीवी सेंटर पे भी इस जज्बातियत ने हमला किया हुआ है, इस जज्बातियत ने पार्लियामान पर भी हमला किया हुआ है। इस जज्बातियत का मामला यह है कि सर मेरी बात मेरी अर्ज सुन लीजिए, ये वाली जज्बातियत हमें सुप्रीम कोर्ट पे हमले पे भी नजर आई थी। जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था तो उस वक्त किस पार्टी ने किया था? मैंने बिल्कुल नहीं टोका, मैंने नहीं टोका। मेरे आप जज्बातियत के जवाब, अब आप जज्बाती हो रहे हैं ना, जज्बातियत के जवाब। सभी जज्बाती लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जज्बाती ना होना। अच्छा देखिए, एक मिनट ठहर जाए, मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। आज यहाँ बैठ के बोलने के पैसे सिर्फ मुझे मिल रहे हैं, आप दोनों मेहमान हैं यहाँ पे, तो आप दोनों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे बोले, खुद से ना बोले। अब आप बात कर, चले मैं आपकी इजाजत से। अब देखें, चीनी सदर तशरीफ लाए थे, एक जज्बाती जो हैं वो पूरी की पूरी पार्टी वहां बैठी, बल्कि एक की बजाय दो बैठी। आप भी उन धरनों में थे, मैं था, आप शाहिद हैं उस वक्त। मैं उन धरनों का प्लानर भी था। जी जी बिल्कुल। अब आप बता रहे हैं तो उस वक्त झूम उठा जो है वो नया पाकिस्तान का नारा लगा, उस वक्त भी जज्बातियत थी, बैठे कहाँ हुए थे। फिर उसके बाद आपको ये भी बात है, सऊदी वली अहद आ रहे थे, तो उस वक्त भी जनाब वो आर्मी चीफ की तैनाती के मामला पे मुझसे पूछ के क्यों नहीं हो रही है, फिर भी तब भी ये अलगार थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। आज भी अगर हम बात करते हैं, IMF का पाकिस्तान का मामला था, तो कौन सी सियासी जमात के जज्बातियत से भरे हुए लोग खत लिख रहे थे और अपने ही वजीरे जो है खजाना को ये राजी कर रहे थे एक सूबे के कि आप भी ये काम करें, और वो आगे से कह रहे थे ये देखे पाकिस्तान के खिलाफ है। वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, लिखवाने वाले, लिखने वाले, इनकार करने वाले, वो सब मौजूद हैं। तो ये अब कोई मामला नहीं है। मलेशिया के वजीर आजम अभी अनवर इब्राहिम साहब गए हैं, उससे पहले आपने देखा है कि पूरी तैयारी कर ली गई थी। और अब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, जैसे अभी मनीष साहब कह रहे थे ना कि इजलास से पहले एक पूरे प्रोटोकॉल होते हैं, उससे क्रिकेट मैच से 2 महीने पहले आ जाते हैं सिक्योरिटी देखने। मैच भी कल शुरू होने वाला है ना, तो मैच पे भी ये मामलात हो रहे हैं। वो भी आए थे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, अब मैच भी कल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जज्बातियत जो है वो उसको इंगेज इस तरह नहीं किया जा सकता कि छोटा बच्चा है कोई जिसको समझ नहीं है। ये समझ है। सर सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं 1 मिनट दूंगा, सबको दूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ये इश्तिहार तो मेरी पे भी आएगी, आप लोगों की भी आएगी। ये छोटी सी एक ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप मेरे मेहमानों की बातें सुन रहे थे, आपको मैं बताऊं कि डेवलपमेंट ये है कि थोड़ी देर पहले अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स जो हैं इजरायली टॉप ऑफिशियल्स को मिले हैं, और गालिबन ये तय पाया जा रहा है, मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गालिबन ये तय पाया जा रहा है कि ईरान के ऊपर मुश्तरका हमला किया जाए अगले 2 से 3 दिन के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टांस उस हमले के ऊपर, वो दोनों किस तरह तब्दील होंगे? मुशर्रफ साहब, मेरे ख्याल में उसमें तब्दीली की तो खैर क्या गुंजाइश है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की हमारी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है विच इज प्रो पैलेस्टाइन एंड एंटी इजराइल,
जहां तक ईरान की बात है, देखिए अब अगर हमारे लिए ट्रबल फैक्टर एक जो है वो ये होगा कि अगर ईरान के अंदर बड़ी, जिसे कहा जाता है कैलकुलेटेड किस्म की कोई स्ट्राइक की जाती है विद इन, जिसका इम्पैक्ट कम से कम ऐसा नहीं होता कि वो पाकिस्तान को किसी बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर डिस्टर्ब करे या अपसेट करे, पाकिस्तान एक कॉन्डेमनेशन तो इशू कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर उस तरह से देखा जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी जो रिसेंटली शुरू हुआ, वहां से होता होता लेबनान तक आ गया, और फिर जब जिस दिन हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, अब हमारे फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट, उससे अगर आप बारीकी से एनालाइज करें, वो जैसे एक डिप्लोमेटिक कॉन्डेमनेशन होती है वो उस हद तक ही है। वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। हमारा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कह लें, आई थिंक दिस इज द, जैसे कहते हैं मॉडर्न डे वर्ल्ड, कि आपके अपने इश्यूज इतने ज्यादा हैं, हमारे प्रोकियल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि वी हैव टू मच टू डील विद। हम किसी और चीज के अंदर ना कोई हिस्सा डाल सकते हैं, ना हम किसी और चीज के अंदर अलाउ मी टू से पंगे ले सकते हैं। सो आई फील कि हमारा पोजीशन बड़ी कैलकुलेटेड होगी। हम ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानीज, हम कोई भी ये इनकरेज तो नहीं करेगा या ये नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, अगर हमला हो गया तो क्या हो गया, बट कंसर्न होगा। ओवैस साहब, लास्ट 30 सेकंड्स फॉर यू। सर, ईरान ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हम एक अनकन्वेंशनल रिस्पांस देंगे अगर हम पर हमला हुआ, और ये अनकन्वेंशनल रिस्पांस क्या हो सकता है? यू कैन इमेजिन ईरान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, और अगर नहीं, दे आर नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट। एक मिनट, दे आर नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट। वी कैन नॉट मेक स्टेटमेंट्स लाइक दैट, क्योंकि ये अपना दुनिया जो है उनको ये कह रही है कि वो उस तरफ जा रहे हैं, बट अभी उन्होंने अचीव नहीं किया। जा रहे हैं, बट उनके पास वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं, और बहरहाल चले हम कह लें कि वो नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है वो यही तो बात करता है। ट्रंप ने अभी थोड़े दिन पहले क्या बयान दिया कि जी, जो बाइडन ने कहा कि जी उसके न्यूक्लियर जो हमें एसेट्स को निशाना नहीं बनाना चाहिए, ट्रंप ने ये कहा कि जी उसको तो निशाना बनाना चाहिए, हम तो चाहते ही यही है। न्यूक्लियर तो वो मानता है कि वहां पर न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं। की बात हो रही है, ऑयल फील्ड्स की बात हो रही है, और न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात हो रही है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात हो रही है, बिल्कुल। जी जी जी, बट एनीवे ईरान के पास वो पावर मौजूद है, तो वो फिर खित्ते पर जो है वो, फिर आप जानते हैं, फिर न्यूक्लियर के आगे तो कुछ भी नहीं होता है ना, वहां तो फिर एक मिसाइल जा रहा हो, उसे कोई भी आयरन डोम इंटरसेप्ट कर दे बात, तो फिर मामला खतरनाक हो जाता है। ना वो मौजूद है, ना वो जारी है वहां तक। बट एनीवे, आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में आज आने के लिए। पाकिस्तान के अपने अंदर बड़ी हो रही हैं, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बस एक अलमिया है, तो कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से, कि जब हम कब बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, जब लगता है कि अभी शायद हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हम कोई ना कोई एहतजाज करके कोई ना कोई गले का तोक जो है वो अपने ऊपर लपेट लेते हैं, और पूरे मुल्क को जकड़ के उसमें हम दोबारा से नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तानियों को ये समझ आए कि उनके फंडामेंटल राइट्स और उनके एहतजाज जो हैं वो पाकिस्तान की बका से बड़े नहीं हैं। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका जो है वो हम सब के इंफराद